दोस्तों लगातार 7 मैच में तहलका मचाकर करुण नायर ने इंडियन सिलेक्टर्स का सिरदर्द बढ़ा दिया है। साथ ही आईपीएल टीम मालिकों को भी दिखाया है कि उन्हें जो 30 लाख की चिल्लर रकम में खरीदा गया है, उनका टैलेंट इससे कहीं ज्यादा का हकदार है। दोस्तों सेमीफाइनल में जो पारी खेली करुण नायर ने, उस पारी के कई मायने निकलते हैं कि करुण नायर इंडियन टीम में कहां खेल सकते हैं। पहले 5 सेंचुरी मारी 6 मैचों में, यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि नॉट आउट हुए बिना दुनिया में किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए हैं, तो उसमें करुण नायर टॉप पर चले गए। 6 मैचों में 5 सेंचुरी लगाते हैं, उसके बाद सेमीफाइनल में आते हैं और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाते हैं। कैसी पारी खेलकर अब की बार वनडे में T20 वाली पारी खेली करुण नायर ने, जो इंडियन सेलेक्टर्स को क्या संदेश देती है। साथ ही करुण नायर क्या प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, ये एक बड़ा सवाल है जिसका विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं किस तरह की पारियां अब तक विजय हजारे ट्रॉफी में करुण नायर ने खेली हैं। आप देख सकते हैं जेएंडके के खिलाफ 108 गेंद में 112 रन, छत्तीसगढ़ के खिलाफ 52 गेंद में 44 रन, फिर चंडीगढ़ के खिलाफ 107 गेंद में 163 रन, उसके बाद तमिलनाडु के खिलाफ 103 गेंद में 111 रन, उत्तर प्रदेश के खिलाफ 101 गेंद में 112 रन, उसके बाद राजस्थान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में बनाते हैं 82 गेंद में 122 रन, यानी 4 लगातार सेंचुरी बनाते हैं और कुल मिलाकर 6 मैचों में जड़ चुके थे 5 सेंचुरी। उसके बाद सेमीफाइनल के बड़े मैच में अपना सबसे बेहतरीन वर्जन दिखाते हैं तूफानी बल्लेबाजी का और T20 के अंदाज में 44 गेंद में ठोक देते हैं 88 रन। और इस पारी की खास बात यह है कि करुण नायर के 27 गेंद में थे 31 रन, यानी उसके बाद 17 गेंद में करुण नायर ने आखिरी की 17 गेंद में 57 रन ठोक दिए। और ये पारी क्या दिखाती है, करुण नायर की तमाम पारियां क्या संदेश देती है इंडियन सेलेक्टर्स को। ये पारियां संदेश देती हैं कि अगर आप मुझे टॉप ऑर्डर में खिलाते हैं, 1 डाउन खिलाते हैं, तो मैं बड़ी बड़ी सेंचुरी लगा सकता हूं, लंबी लंबी पार्टनरशिप कर सकता हूं और टीम इंडिया के लिए एक शानदार बेस बना सकता हूं। और उसके बाद ये जो 44 गेंद में 88 रन की पारी खेली है, ये पारी दिखाती है कि ठीक है, अगर आप टॉप ऑर्डर में मुझे जगह नहीं देते हैं, अगर आप मुझे मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं या फिर करुण नायर को लोअर मिडिल ऑर्डर में भी खेलने को मिलता है, तो वो बेहतरीन मैच फिनिशर भी साबित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल बल्लेबाज हैं तो 110, 120, 125 की स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगे। 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाकर 17 गेंद में 57 रन बनाकर करुण नायर ने दिखाया है कि वो किसी भी नंबर पर टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जगह मिलती है, कायदे से मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट के कुछ मायने हैं तो 752 रन बनाकर सिर्फ एक बार आउट होकर कोई बल्लेबाज 752 रन बनाता है, यानी 752 की एवरेज से रन बनाता है, तो उससे ज्यादा आखिरकार कोई क्या कर सकता है। अपनी टीम को भी जिताया है, विदर्भ को फाइनल में पहुंचा दिया है विजय हजारे ट्रॉफी की, तो साफ तौर पर मैच विनर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान था, टीम मैन है और टीम की परिस्थिति के हिसाब से वैसी पारियां खेली हैं करुण नायर ने। और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बावजूद जब एक बार आउट हुआ है, तो ये दिखाता है कि करुण नायर कितने बेहतरीन निक में हैं। और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के 15 खिलाड़ियों में नहीं, करुण नायर का प्लेइंग 11 में भी होना बनता है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है दोस्तों? अगर शुरुआत के 6 बल्लेबाज अगर आप देखें, यशस्वी जायसवाल ने हालांकि अब तक ओडीआई में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि वो टीम में शामिल होंगे, तो अगर उनको खिलाया जाता है तो उसके हिसाब से मैं भारत का बैटिंग ऑर्डर आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए ओपन करते हैं रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, उसके बाद शुभमन गिल का वर्ल्ड कप अच्छा गया था, श्रीलंका में भी उन्होंने रोहित शर्मा के साथ ठीक ठाक किया था, बाकी बल्लेबाजों से थोड़ा अच्छा किया था रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने। तो टॉप 3 बल्लेबाज हो गए रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल। उसके बाद विराट कोहली, वैसे तो 1 डाउन आते वनडे में, लेकिन यहां पर टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से हो सकता है कि नंबर 4 पर भी खेल जाएं, तो 4 बल्लेबाज हो गए यहां तक। उसके बाद केएल राहुल आपके विकेट कीपर बल्लेबाज होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि या तो केएल राहुल खेलेंगे या फिर कोई दूसरा बल्लेबाज जो टीम में होगा वो खेलेगा। तो उसकी जगह तो करुण नायर नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, तो केएल राहुल खेलेंगे। 5 बल्लेबाज यहां तक हो गए। इसके अलावा वर्ल्ड कप में जिस बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी की थी, जिसका हक बनता है टीम में, करुण नायर को उसकी जगह कम से कम आप नहीं ले सकते। उस बल्लेबाज का नाम है श्रेयस अय्यर। अगर श्रेयस अय्यर की जगह करुण नायर आते हैं तो ये एक टैलेंट को इंसाफ देने के लिए दूसरे टैलेंट के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो ये 6 बल्लेबाज जब हो गए, उसके बाद हार्दिक पांड्या से ऑलराउंडर की शुरुआत होती है। 5 तो कम से कम आपको गेंदबाज भी चाहिए। अब इन 6 में से किसी न किसी को हटाना पड़ेगा, बल्कि मैं कहता हूं 2 को हटाना पड़ेगा। हो सकता है टीम इंडिया 2-3 ऑलराउंडर खिला दे,
क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर भी चाहिए अगर शुरुआती मैचों में बुमराह हमारे लिए नहीं खेलते हैं। तो गिल और जायसवाल में से किसी को बाहर करना पड़ेगा करुण नायर की जगह बनाने के लिए, या दोनों को भी बाहर करना पड़ सकता है। तो यह चयनकर्ताओं के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा सिरदर्द है कि आप करुण नायर को कहां फिट कर सकते हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि क्या करुण नायर का चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में सिलेक्शन होगा? और डोमेस्टिक क्रिकेट में जैसा तहलका उन्होंने मचाया है, क्या वो सिलेक्शन के हकदार नहीं है? अगर 15 में आते हैं तो क्या ऐसे बल्लेबाज को, जबकि बहुत सारे बल्लेबाज की हालिया फॉर्म पर सवाल उठ रहे हैं, भले उनके कुछ पुराने आंकड़े शानदार हैं ओडीआई में, लेकिन वर्तमान जो फॉर्म है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या करुण नायर का प्लेइंग 11 में खेलना बनता है? और किस बल्लेबाज की जगह करुण नायर को खिलाया जा सकता है, किस नंबर पर खिलाया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।